हेलो दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। पूरा अपडेट और जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में नए सीएम का इंतजार फिलहाल बढ़ गया है। अब 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी संभावनाएं है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से अब तक सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी सूत्रों ने पहले कहा था कि विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी और इसी दिन सीएम पद की दावेदारी पेश की जाएगी, लेकिन फिर बाद में अपडेट आया कि बीजेपी सूत्रों ने बताया कि अब बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो 19 फरवरी को होगी और उसी दिन फिर नए सीएम का चयन किया जाएगा और उसके अगले दिन 20 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। 70 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 22 सीटें मिली। चलिए इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी का वादा, एलजी का आदेश। दिल्ली में बीजेपी की सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है। दिल्ली में अभी भले ही नई सरकार नहीं बनी है, लेकिन यमुना की सफाई का अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बात की जानकारी दी है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने बिना समय गवाए यमुना को साफ करने का काम शुरू कर दिया है। नई सरकार का गठन अभी बाकी है, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना और राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य सचिव के बीच बैठक हुई थी और फिलहाल अपडेट यह है कि यमुना सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। साथ ही एक बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में बिहारी नेता का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय। 3 नेताओं की चर्चाएं हो रही है। यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी बीजेपी सरप्राइज कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में भी इस बार सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और इनमें से एक चेहरा बिहार से ताल्लुक रखने वाला हो सकता है। इस रेस में 3 नाम, अभय वर्मा, चंदन चौधरी और पंकज सिंह का नाम आगे आ रहा है, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह किसी नए नाम से भी सरप्राइज दे सकती है। अब 2-3 दिन में सारी स्थितियां वो क्लियर हो जाएगी, है ना। और जैसा कि आपको मालूम ही है, दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हो गई थी। महाकुंभ जा रहे 18 श्रद्धालुओं की जाने चली गई। फिलहाल इसके लिए जांच कमेटी बनी है। सीसीटीवी फुटेज भी सील कर दिए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को करीब 9:30 बजे के लगभग भगदड़ से 18 लोगों की जाने चली गई थी। बताया जा रहा है कि जान गंवाने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की थी। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है और इस घटना में जिन्होंने जान गंवाई है और जो घायल है उनके परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। रेलवे की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की इस घटना में घायल और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, इस मुआवजे से पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो अभी अपडेट आ रहा है दिल्ली स्टैम्पेड को लेकर, प्लेटफॉर्म 16 से चलेंगी महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेन। एक बड़ी अपडेट खबर है। आवाजाही के लिए अजमेरी गेट का उपयोग किया जाएगा। प्रयागराज जाने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म 16 पर आने जाने के लिए रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड का उपयोग करने की सलाह दी गई है। नियमित ट्रेनें पहले की तरह ही सभी प्लेटफॉर्म से चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए अब प्रयागराज की तरफ जाने वाली सभी विशेष ट्रेनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 16 से ही चलाने का फैसला किया गया है। इसलिए प्रयागराज जाने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म 16 पर आने जाने के लिए रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने बताया कि महाकुंभ के लिए रविवार को 4 विशेष ट्रेनें प्रयागराज के लिए रवाना की गई और 5 विशेष ट्रेनें आज सोमवार को रवाना की जाएगी। सोमवार को आज 5 विशेष गाड़ियां प्रयागराज के लिए रवाना होगी। आज 17 फरवरी को 5 और ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 यानी 139 नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ हुई, उसमें जान गंवाने वाले बिहार के लोगों के आश्रितों को भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका ऐलान किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह मुस्लिम विरोधी। उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला, सीएम मान के बयान का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम विरोधी और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के हितों के खिलाफ है और इससे किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बयान का भी समर्थन किया और कहा कि वो सही बोल रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में भाग लिया और कहा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। 2030 तक 9 लाख करोड़ पहुंचाने का टारगेट है। पीएम मोदी ने कहा कि एक बड़ा वैश्विक आयोजन है, 120 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत टैक्स की तारीफ भी की है। चलिए अगली बड़ी खबर, आज से फास्टैग
फास्टैग को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। फास्टैग का नया नियम आज सोमवार से लागू हो जाएगा, जिसके तहत जिन भी यूजर्स के फास्टैग में लो बैलेंस या फिर भुगतान में देरी या फिर फास्टैग ब्लैक लिस्ट होगा, उन पर एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जाएगा। फास्टैग से जुड़ा यह नया नियम आज सोमवार से लागू हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओमान दौरे पर हैं। आईपीएल का पहला मैच 22 मार्च को बेंगलुरु कोलकाता के बीच खेला जाएगा। 65 दिन में 74 मुकाबले होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने 18वें सीजन का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में 22 मार्च को होगा। दूसरा बड़ा मुकाबला 23 मार्च को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। इस बार 65 दिन में 74 मैच खेले जाएंगे। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों का तीसरा बैच भारत पहुंच गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। इसमें 112 लोगों के होने की खबर है। इससे पहले 116 लोग आए थे। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और इसमें 112 लोगों के होने की खबर है। 8वें वेतन आयोग को मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने दिए सुझाव। बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजे जाने वाले सुझावों के क्रम में राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं। बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला नहीं, नीतीश ही होंगे सीएम फेस। बीजेपी अधिक सीटें जीती तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री। बीजेपी की बैठक में इस तरह का फैसला हुआ, ऐसे अपडेट है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बिहार में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बिहार में अपना सियासी अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह नेतृत्व के असमंजस को चुनाव से पहले ही दूर करते हुए तय कर लिया गया कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। अगर बीजेपी को अधिक सीट आती है फिर भी नीतीश ही सीएम होंगे, ऐसा अपडेट है। वही देखिए, बांग्लादेशियों से बिगड़ी संथाल की कानून व्यवस्था। सांसद निशिकांत की हेमंत सरकार को 6 महीने की मोहलत, कहा कि अपराध नहीं रुका तो फिर आंदोलन होगा। झारखंड से बड़ी खबर देखिए, 13 से 15 अप्रैल तक जेएमएम का महाधिवेशन होगा। साल के अंत तक दिल्ली में पार्टी कार्यालय होगा। अब बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ तक विस्तार करने की योजना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब क्षत्रिय दल की छवि से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि पार्टी अब अपना विस्तार झारखंड से बाहर दिल्ली, बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ में भी करने वाली है और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। पंजाब में आशीर्वाद स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू। कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, काम में पारदर्शिता आएगी, सभी जानकारियां भी मिलेगी। पंजाब में आशीर्वाद स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए लोगों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जहां से उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिखाई गई है। इस पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। आशीर्वाद.punjab.gov.in वेबसाइट है। दिल्ली चुनाव हार के बाद चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी में बदलाव, 19 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। वार्ड स्तर पर संगठन खड़ा करने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें चंडीगढ़ और पंजाब पर हैं और इसे लेकर अब चंडीगढ़ में 19 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। योगी सरकार ने राजस्व का लक्ष्य बढ़ाया। अगले वित्तीय वर्ष में 37,000 करोड़ रुपए अधिक कमाई का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, इंदौर की डबल मनी कंपनी ने गोरखपुर में हड़कंप मचा दिया। निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। इंदौर की एक कंपनी ने निवेशकों को रुपए दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। कंपनी ने गोरखपुर में एक ब्रांच खोली यानी शाखा खोली और व्यापारियों से भारी रकम जमा कराई। अब कंपनी का ऑफिस बंद है और वेबसाइट भी ठप है और इसके अधिकारी और कर्मचारी भी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कंपनी ने दावा किया था कि वह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से 2012 में रजिस्टर्ड है और मुख्यालय इंदौर में है। फिलहाल प्रशासन इस कंपनी की जांच कर रहा है। चलिए बड़ी खबर, यमुना प्राधिकरण में अब घर बनाना महंगा होने जा रहा है और ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यमुना प्राधिकरण की आवासीय दर 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो सकती है। वर्तमान में आवासीय श्रेणी में संपत्ति की दर 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यानी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए प्राधिकरण संपत्ति की आवंटन दर में बढ़ोतरी करेगा। बिहार के भभुआ में पीएम आवास योजना के तहत सर्वे किया जा रहा है और अब तक यहाँ 20,922 लोगों का सर्वे हो चुका है। भभुआ के 20,922 लोगों को खुद का घर मिलेगा। झारखंड में नई शराब नीति पर सियासत गर्मा गई है। आजसू नेता ने आपत्ति जताई। झारखंड में 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई उत्पाद नीति को लेकर लोकसभा सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में शराब माफिया के बड़े गिरोह का प्रभाव दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। साथ ही चंद्रप्रकाश चौधरी ने बिना संशोधन के इसे लागू करने पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की भी चेतावनी दी है। झारखंड से एक और बड़ी खबर देखिए, झारखंड में शेष की राशि की चोरी को रोकने के लिए अब सरकार आगे आई है। हेमंत सरकार शेष चोरी रोकने के लिए प्लान बना रही है। वहीं देखिए, दिल्ली में हटाए जा सकते हैं अनुबंधित कर्मचारी और कंसल्टेंट, आदेश जारी कर विभागों से जानकारी मांगी गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबर है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों और कंसल्टेंट की समीक्षा शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को ऐसे कर्मचारियों की जानकारी सेवा विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। बड़ी
बड़ी खबर देखिए, प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध करने वाले ने अब माफी मांग ली है। वृंदावन की एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों की शिकायत के बाद प्रेमानंद महाराज पैदल यात्रा बंद कर गाड़ी से निकलने लगे थे और इसको लेकर देश भर में सोसाइटी के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब सोसाइटी के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज से माफी मांग ली है। उन्होंने पदयात्रा में शामिल होने वाले साधु संतों के स्वागत की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे, कुछ यूट्यूबर के बहकावे में आकर उन्होंने बयान दे दिए थे। इस पर प्रेमानंद महाराज ने सोसाइटी अध्यक्ष से कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा काम है सुख पहुंचाना। हमने कोई सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा तो हमने रास्ता बदल दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, पत्नी को याद नहीं शादी की तारीख और इधर कोर्ट ने खारिज कर दिया तलाक का केस। महिला का आरोप था कि युवक ने अपनी नौकरी के बारे में उससे झूठ कहा था। उसने खुद को एक क्लर्क बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो क्लास 4th कर्मचारी है। पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी करता था। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की कानपुर कोर्ट ने एक महिला से ये सवाल पूछा कि चलिए शादी की तारीख बताइए। महिला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई और इसके बाद कोर्ट ने महिला की ओर से दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। दरअसल महिला ने अपने पति से तलाक और 10 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का मुकदमा दर्ज करवाया था। केस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब शादी की तारीख ही याद नहीं है तो खर्च के लगाए गए दस्तावेज को कैसे सही माना जाए। साथ ही बड़ी खबर देखिए, स्कूलों में क्लास 8वीं तक असम का इतिहास पढ़ाना अनिवार्य होगा। सीएम हेमंत शर्मा जी ने यह फैसला लिया है। असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य के स्कूलों में असम इतिहास को पढ़ाना 1 अप्रैल 2026 से कक्षा 8वीं तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा असम सरकार के जो सभी नोटिस हैं वो भी अंग्रेजी के साथ साथ असमिया में भी प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही राज्य भाषा निदेशालय को एक स्वतंत्र निदेशालय भी बनाया जाएगा। असम से जुड़े अपडेट है। वहीं बड़ी खबर देखिए, रूस के जश्न में शामिल हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के जश्न में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप रूस के विक्ट्री डे के मौके पर देश का दौरा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 8 से 9 मई के बीच रूस की यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इस तरह से खबरें चल रही हैं। मुंबई में जो बैंक घोटाला हुआ आपको मालूम ही है। 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजे गए न्यू इंडिया बैंक घोटाले के 2 आरोपी। 122 करोड़ के हेराफेरी का मामला है। चलिए मार्केट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। एफपीआई ने फरवरी में इक्विटी से 21,272 करोड़ रुपए निकाले हैं। यानी अमेरिका की ओर से आयात पर शुल्क लगाए जाने के बाद बड़े वैश्विक तनाव के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से भारतीय मार्केट से पैसे निकालने का दौर जारी है। फरवरी महीने के पहले 2 सप्ताह में ही एफपीआई ने 21,272 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इससे पहले जनवरी महीने में एफपीआई की ओर से 78,027 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए, खाद्य तेल की कीमतें एक साल में 39% तक बढ़ गई है। अगर यही रुझान आगे जारी रहा तो पिछले 3 महीने से तेजी से घट रही खुदरा महंगाई दर फिर से बेपटरी हो सकती है। वही देखिए, गूगल पे जल्द ही नया फीचर लाने वाला है। गूगल पे में जल्द ही वॉइस फीचर आएगा, यानी अब आप बोलकर भी पेमेंट कर पाएंगे। नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताएं, भारत में गूगल पे की यूपीआई मार्केट में हिस्सेदारी जो है वो लगभग 37% है, जबकि फोन पे की हिस्सेदारी 47.8% है। यानी इन दोनों कंपनियों का बाजार पर जबरदस्त दबदबा है और गूगल पे अपने यूजर के लिए एक नया और शानदार फीचर जिसमें आप बोलकर पेमेंट कर पाएंगे जल्दी लाने वाला है। बड़ी खबर देखिए, भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप जल्द ही लॉन्च होगी। एआई में भी कदम बढ़ाएगा इंडिया। भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने वाला है। वहीं मेटा ने बड़ा ऐलान किया है, समुद्र के अंदर केबल का जाल बिछाएगा। मेटा की अंडर वाटर केबल प्रोजेक्ट कंपनी 18वीं ऐसी परियोजना होगी जिसके केंद्र में भारत होगा। समुद्र के अंदर बिछाए जाने वाले केबल की कुल लंबाई 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा ने भारत को अपने एक बड़े समुद्री प्रोजेक्ट में शामिल करने का ऐलान किया है और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वाटर वर्थ नाम दिया गया है। उत्तराखंड का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा और इस बार विधानसभा का सत्र पहली बार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी ई नेवा के तहत संचालित किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आश्वासन, प्रदेश में कोई भी मराठी स्कूल बंद नहीं होगा। महाराष्ट्र में मराठी स्कूलों में बच्चों की संख्या तेजी के साथ कम हो रही है, जिसके चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ज्यादातर स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन इन कयासों को खारिज करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रदेश में कोई भी मराठी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राशन डिपो धारकों के लिए बड़ी खबर है। अब मोबाइल पर आएगा संदेश, घर बैठे ही आपको राशन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। हरियाणा में डिपो राशन लाभार्थियों के लिए रात भरी खबर आई है। अब राशन की पूरी डिटेल आपको फोन पर मैसेज द्वारा दी जाएगी और सही समय पर डिपो पहुंचकर अपने कोटे का राशन हासिल कर पाएंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर, पर्यटक अब भारत और चीन सीमा क्षेत्र में सैर सपाटे के लिए ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे। चमोली जनपद से लगी भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र के सैर सपाटे के लिए जाने के लिए पर्यटक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने इनर लाइन परमिट के ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट तैयार की है और जल्द ही इस वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो जाएंगे। आईआरसीटीसी ने घूमने फिरने वालों के लिए एक प्लान ऑफर किया है, धार्मिक टूर है। भारतीय रेलवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चला रही है और इसी के तहत रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी ने शिरडी साईं बाबा के साथ देश के कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने का एक पैकेज पेश किया है और ये
विशेष यात्रा 25 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस धार्मिक यात्रा के लिए कम से कम किराया 20,700 रुपए प्रति व्यक्ति होगा और इस पैकेज में आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस रेल सफर की शुरुआत 25 मार्च 2025 से रीवा से होगी और 4 अप्रैल को ये वापस रीवा लौटेगी। यानी ये पैकेज 10 रात और 11 दिनों का होने वाला है, यानी एक तरह का टूर पैकेज है। और इसकी जानकारी आप irctctourism.com वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी इसकी डिटेल ले सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, ई कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकेंगे, पंजीकृत संस्थाएं बोलियां लगाएंगी, नए नियम लागू हो गए। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ई कचरे और इसके निपटान से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए नए नियम लागू किए गए। ई कचरा आप जानते होंगे, जो ई वेस्ट होता है, जैसे प्लास्टिक या डिजिटल उपकरण खराब वगैरह होते हैं तो इसका कचरा, ये सारा ई कचरे में आता है। जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं उसका जो वेस्टेज है, कचरा है, बोर्ड वगैरह है, तो ये भी यहाँ वहाँ नहीं फेंका जा सकेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, वर्क प्लेस पर गाली गलौज और बदतमीजी नहीं है अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर वरिष्ठों की डांट फटकार को जानबूझकर अपमान नहीं माना जा सकता, बशर्ते ये अनुशासन और कर्तव्यों से संबंधित हो। कहता ना कि जब आप कोई गलती करेंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, तो वही वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर अगर आपके सीनियर, आपके वरिष्ठ डांट फटकार लगाते हैं तो इसे अपमान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अनुशासन और कर्तव्यों से संबंधित है, तो फिर वो अपमान की श्रेणी में नहीं आएगा। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504 के तहत कार्यस्थल पर गाली गलौज या अशिष्टता को जानबूझकर अपमान नहीं माना है और ये निर्णय एक आपराधिक मामले में दिया गया जिसमें कार्यवाहक निदेशक पर एक सहायक प्रोफेसर को अपमानित करने का आरोप लगा था, तो कोर्ट ने इस तरह से फैसला सुनाया है। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आपको बताते हैं। महाकुंभ में रविवार को बिना किसी विशेष तिथि मुहूर्त के इस संगम पर आस्था का जन सैलाब नजर आया। सुबह से ही संगम जाने वाले रास्ते फुल हो गए थे। रविवार को रात 8 बजे तक 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रविवार को महाकुंभ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पाया कि पार्किंग खाली है और वाहनों को सड़क किनारे पार्क किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को महाकुंभ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। वहीं सीएम योगी ने दिल्ली में हुई घटना पर अफसोस जताते हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। वहीं आपको बताएं, वाराणसी से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। काशी में 26 फरवरी तक गंगा आरती नहीं होगी, नावों के संचालन पर भी रोक बढ़ा दी गई है। प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करने गए श्रद्धालु वहां से वापसी में काशी भी आ रहे हैं और वे खास तौर पर गंगा आरती देखने के लिए घाट पहुंच रहे हैं। ऐसे में घाटों पर लोगों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन अब श्रद्धालुओं के भारी जन सैलाब को देखते हुए वाराणसी के सभी घाटों पर होने वाली नियमित आरतियों पर रोक लगा दी गई है। पहले 15 फरवरी तक ये रोक थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद इस रोक को 26 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। माघी पूर्णिमा से एक दिन पहले जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का दबाव शहर पर बढ़ा, तभी यह निर्णय हुआ था कि गंगा आरती सांकेतिक होगी और सिर्फ एक अर्चक ही ये सांकेतिक आरती करेगा। श्रद्धालुओं से ऑनलाइन के जरिए आरती से जुड़ने की अपील की गई थी। प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालु काशी भी आ रहे हैं, जन सैलाब देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे के बाद गंगा में नावों के संचालन पर भी रोक बढ़ा दी गई है। 15 फरवरी तक ये रोक पहले थी, इसको भी अब 26 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। शाम 6 बजे के बाद गंगा में किसी भी तरह की नावों का संचालन नहीं होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निर्णय लिए गए। इसके अलावा आपको बताएं, प्रयागराज संगम स्टेशन 26 फरवरी तक के लिए बंद। भारी भीड़ उमड़ने के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे ने पहले 14 फरवरी और फिर 16 फरवरी तक स्टेशन को बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन अब महाकुंभ मेले में उमड़ रही भारी भीड़ के चलते उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वालों को अब फाफामऊ रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। वहीं आपको बताएं, प्रयागराज जंक्शन पर भी रविवार की शाम भारी भीड़ देखने को मिली, प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। वहीं प्रयागराज में 8वीं तक की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते 20 फरवरी तक अब बंद रहेंगे। प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद रहेंगे। वहीं वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल 22 फरवरी तक बंद रहेंगे। वाराणसी में महाकुंभ के स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं काशी में 24 घंटे से ट्रेन के इंतजार में यात्री। वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी 5 किलोमीटर तक लंबी लाइनें देखने को मिली। अयोध्या में 10 किलोमीटर पहले तक गाड़ियां रोक दी गई। काशी और अयोध्या में भी वीकेंड पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कुंभ में सरकारी व्यवस्था पर अखिलेश का तंज, 70 करोड़ स्नान का दावा, लेकिन आधिकारिक आंकड़े नहीं बता रही सरकार। वहीं देखिए, पटना जंक्शन पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संगम में डुबकी लगाई है। बोले कि परिवार के साथ यहाँ आना मेरा सौभाग्य है, माँ गंगा सभी का कल्याण करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने महाकुंभ में शामिल होने को सौभाग्य बताया। इधर देखिए, रीवा प्रयागराज मार्ग पर 15 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। महाकुंभ जाने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दूर दराज के गाँव से भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। रेलवे भी अलर्ट पर है। गोरखपुर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं बिहार के हर स्टेशन पर यात्रियों की जमकर भीड़ देखने को मिल रही है और इस दौरान कुछ यात्री तो ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे यात्री हैं जो भीड़ की वजह से ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए राहत का ऐलान किया है। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे यात्रियों को उनके टिकट का पैसा
पैसा वापस करने की बात भी कही है। घबराइएगा नहीं, जो ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं, यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, अब उनका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। दिल्ली हादसे के बाद बिहार के भी सभी स्टेशनों पर आरपीएफ अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरआरबी जॉब से जुड़ी हुई रेलवे भर्ती, रेलवे जॉब से जुड़ा हुआ अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के जल्द ही आवेदन विंडो बंद होने वाले हैं। यानी इस भर्ती के माध्यम से 32,438 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका 22 फरवरी अंतिम तारीख है। एनटीपीसी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 400 पदों पर भर्ती हो रही है। 1 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में अब ब्लैक बोर्ड पर नहीं टेबलेट से पढ़ाएंगे टीचर, आधुनिक तकनीक से लेस होंगे सभी स्कूल। वहीं सरकार ने विधवा, निराश्रित, परित्यक्त और विकलांग महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी शुरू की गई है। वही आपको बताएं, कावासाकी वर्सेज 1100 भारत में लॉन्च हो गई है। ये मोटरसाइकिल का नाम है और इसकी कीमत 12,90,000 रुपए से शुरू होती है। स्पोर्ट्स टूर बाइक है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी, तापमान में गिरावट आएगी। 18 फरवरी से फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण फिर लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाएं बनेगी। पंजाब में भी अचानक मौसम बदल गया, 3 दिन तक बारिश के आसार हैं। पंजाब में 19 और 20 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद फिर बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बरसात भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना पर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के 34 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी और इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए। हालांकि अब सरकार ने आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है और अब ई-केवाईसी 31 मार्च तक नहीं कराते हैं तो फिर 1 अप्रैल से लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। फिलहाल सरकार ने राहत की खबर दे दी है। सरकारी इंजीनियर 16 प्लॉट समेत करोड़ों की संपत्ति का मालिक, बच्चों की पढ़ाई पर 70 लाख रुपए खर्च किए। एसीबी की राजस्थान और हरियाणा के 6 शहरों में कार्रवाई हुई है। जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सीएन दीपक कुमार मित्तल 16 प्लॉट समेत करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। जयपुर एसीबी ने 6 शहरों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की है। घर से एसीबी को करीब 50 लाख रुपए नकद, करीब आधा किलो सोने की ज्वेलरी और करीब 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले। जयपुर में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 4 प्लॉट, उदयपुर में 9 प्लॉट, ब्यावर और अजमेर में 3 प्लॉट मिले। राजस्थान में लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। राजस्थान से बड़ी खबर देखिए, सांसारिक जीवन छोड़कर 5 युवक युवती बने संत और साध्वी। दीक्षा समारोह में रजो हरण हाथों में आते ही खुशी से झूम उठे। नए नाम से अब इन्हें पहचान मिल गई है। राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को सांसारिक जीवन को छोड़कर 5 युवक युवतियों ने संयम पथ का मार्ग चुना है। घर वालों की सहमति मिलने के बाद इन सभी ने दीक्षा ली। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत डॉक्टर नरेश पुरी गोस्वामी द्वारा लोगों को प्रयागराज महाकुंभ की निःशुल्क बस यात्रा कराने की घोषणा के बाद रविवार को तीसरी बस कुंभ के लिए रवाना हुई। राजस्थान में 18 फरवरी से कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। 18 फरवरी से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है। वहीं देखिए, एम्स भोपाल के नेत्र विज्ञान विभाग ने एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल सर्जरी की है और इस सर्जरी के दौरान मरीज की आंख से 1 इंच लंबा जीवित परजीवी कीड़ा निकला गया जो रेटिना के पास था। मध्य प्रदेश के 35 वर्षीय एक मरीज को आंखों में लालिमा और दृष्टि कमजोर होने की समस्या थी। डॉक्टरों से उन्होंने परामर्श लिया। बताया जाता है कि ये कच्चे या अधपके मांस के सेवन से बनता है, यानी आंख से 1 इंच लंबा एक जीवित परजीवी बन गया और इसे निकाला गया। चलिए, बागेश्वर धाम में 19 फरवरी से 7 दिवसीय महामहोत्सव, पीएम मोदी कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 251 जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। छतरपुर के सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम में 19 फरवरी से बुंदेलखंड के महामहोत्सव का आगाज होने जा रहा है। 7 दिवसीय इस भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इस महामहोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी गणमान्य हस्तियां भी शामिल होंगी। 19 फरवरी को विशाल कलश यात्रा से इसकी शुरुआत होगी। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे और उस दिन शाम को एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। 26 फरवरी को महोत्सव के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी होंगे, जहां वे 251 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चलिए, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से आ रही है। 100 घंटे बाद आयकर विभाग की रेड खत्म हो गई। एसएन के पान मसाला पर इनकम टैक्स की रेड मंत्रालय ने भी निगरानी की। कानपुर समेत देश के 47 ठिकानों पर एसएन के पान मसाला समूह पर आईटी रेड 5वें दिन देर शाम खत्म हो गया। ये रेड 12 फरवरी से चल रही थी और इसमें 300 से ज्यादा इनकम टैक्स ऑफिसर लगाए गए थे। आइए अब आपको बताते हैं आज 17 फरवरी का राशिफल। आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज सोमवार को वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कन्या राशि वालों की नौकरी में तरक्की की संभावना है। तुला राशि वालों को तनाव से राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा और सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार भी मिल सकते हैं। बिजनेस के महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन है। मकर राशि वालों की बिजनेस की समस्याएं
समस्याएं सुलझेगी। मीन राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छा दिन रहेगा और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी बड़ी खबरों का, ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो सामने आपको शेयर वाला बटन दिखाई दे रहा है इसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे हर रोज मिलते रहें और ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।